आइए आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। यूरोप के देश बताए थे, यहाँ फ्रांस, इधर जर्मन, नीचे ऑस्ट्रिया, जर्मन के नीचे ऑस्ट्रिया है और इधर इटली। इतना ही देशों से काम पड़ेगा। राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्रवाद पहले ही बताए, जिन शब्दों के पहले वाद से पहले जो शब्द है उसी पर ध्यान देना है, उसी पर जोर देना है। राष्ट्र मतलब देश होता है, ये भी बताए थे। जैसे परिवारवाद, परिवारवाद जो परिवार के बारे में सोचे। सपोज इन्हीं में से किसी एक का जॉब लगा और उसके पास इतना पावर आया कि हम 5-10 लोगों को जॉब दिला सकते हैं, तो उसने क्या किया कि अपने घर के लोगों को ही सब जॉब दिला दिया। तो इसको परिवारवाद कहेंगे। ये परिवारवाद, राष्ट्रवाद, गांववाद, ये लड़कों के दिमाग में ऑलरेडी फिट रहता है, और नहीं रहता है तो 10 क्लास में ये इसलिए दिया है कि 10 क्लास के लड़कों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है, और सही टाइम पर टीचर उन लोगों के दिमाग में ये राष्ट्रवाद का बीज बो दे। तुम लोगों के अंदर भी ये राष्ट्रवाद की भावना है। जैसे देखो, ऐसे देखोगे, सुनने में आएगा अखबार में कि पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को मार गिराया, तो तुम लोगों को भले ही पहचान न हो उस सैनिक से, बट ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने देश इंडिया के सैनिकों को मारा, तो चेहरा मुरझाएगा। और यही कल अखबार में सुनने को मिले कि इंडिया के सैनिकों ने पाकिस्तान के 5000 सैनिकों को कूद कूद कर मारा, तो मिजाज टाइट रहेगा, इंडिया है। इस तरह की भावनाएं आएगी। और गांववाद देखना हो तो ये देखो, अगर तुम्हारे गांव से किसी अन्य गांव से मैच हो तो क्या सोचोगे कि मेरा गांव हारे? नहीं, ये सोचोगे कि मेरा गांव जीते। यहाँ तुम्हारा गांववाद आया। तो ये इतनी बातें पिछले चैप्टर में बता दिए थे। अब सपोज दैट ये सोचो कि फ्रांस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, फ्रांस का आदमी मर रहा है, यूक्रेन का आदमी मर रहा है, बट तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो अपने देश से बाहर है। बट अपने देश में जम्मू कश्मीर में कोई सिपाही मारा, आतंकवादियों ने मारा, तो तुम्हारा चेहरा मुरझाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने देश का है। इसलिए मुरझाएगा। तुम सिर्फ इतना ही कहना कि मेरी भावनाओं को एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ही समझ सकता है, तुम जैसा क्षेत्रवादी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। यही पहले हम लोगों के अंदर नहीं था। नहीं होने के कारण छोटा सा देश इंग्लैंड इतना बड़ा देश भारत पर कब्जा कर लिया। भारत के पहले छोटे छोटे पार्ट थे, कोई राजा रजवाड़े अलग अलग थे। जैसे बक्सर वाले अपने बारे में सोच रहे थे, आरा वाले अपने बारे में सोच रहे थे, बलिया वाले अपने बारे में सोच रहे थे। ये फूट के वजह से अंग्रेजों ने सबको लपेट लिया। पहले जब अंग्रेज बक्सर को लपेटे तो आरा वाला खुश था, वो देखा ना ज़्यादा तेज बन रहा था, लपेट लिया ना, ठीक है। और इसको लपेटने के बाद इसको, तब इसको। ये राष्ट्रवाद की भावना हम लोगों के अंदर 1942 में आया। 1942 में हम लोगों के अंदर ये भावना आई, तो हम लोगों ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों ने कहा, बोलिए कहाँ का छोड़ दें? कहाँ का छोड़ दें? अरे पूरा छोड़ो। ये भावनाएं आई यूरोप। चूँकि हमें यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, इसलिए यूरोप का देखेंगे। ये इंडिया का, भारत में राष्ट्रवाद 4 पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद देखते हैं। यूरोप कह लो या पूरा धरती कह लो, चारों तरफ पहले राजतंत्र था। और राजतंत्र भी 2 वैरायटी का था। राजतंत्र आप लोग जानते हैं 9th क्लास में, राजा का बेटा राजा होगा। और 2 तरह का राजतंत्र था। पहला निरंकुश राजतंत्र और दूसरा संवैधानिक राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र का मतलब हुआ जिस पर कोई अंकुश न हो, यानी राजा का जो मन में आए वो करे। और संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये हुआ कि
बैठक हो। और यहाँ राजतंत्र में बैठक के लिए दो संस्थाएं थी, पहला पार्लियामा और दूसरा स्टेट जनरल। पहला पार्लियामा, दूसरा स्टेट जनरल थे। और राजा के बैठक करना होता था तो वो हमेशा पार्लियामा में करता था। स्टेट जनरल की बैठक 100-150 सालों तक हुई ही नहीं। स्टेट जनरल का मतलब, ये पार्लियामा का मतलब, इसमें पादरी और कुलीन थे। पादरी और कुलीन न समझ में आए तो पहले ये देखो कि फ्रांस का समाज 2 वर्गों में विभक्त था। पहला विशेषाधिकार वर्ग, और दूसरा सर्वसाधारण वर्ग। विशेषाधिकार वर्ग में 2 लोग आते थे, पहला पादरी, दूसरा कुलीन। पादरी उसको कहते हैं जो मंदिरों में पूजा पाठ कराता हो, और ये चर्च वालों के लिए है, माने ईसाई धर्म में उसको पोप कहते हैं, पादरी कहते हैं। कुलीन उसको कहते हैं जिसके पास 4000 से 5000 बीघा जमीन हो, और ज़्यादा पूंजी इन्हीं दोनों के पास थी, और बहुत कम संख्या में ये दोनों थे, और बहुत कम पूंजी इन लोगों के पास थी। सर्वहारा में डॉक्टर मास्टर जितना तुम सोच रहे हो वो सभी लोग आते हैं। इन लोगों की संख्या ज़्यादा थी, पूंजी कम था। इन लोगों की संख्या कम थी, पूंजी ज़्यादा था, और राजा हमेशा इन्हीं लोगों के साथ बैठक करता था। इन लोगों के विशेषाधिकार इसलिए कहते हैं कि इसमें का कोई व्यक्ति मर्डर भी कर दिया तो इन लोगों को सजाएं नहीं होती थी, क्योंकि विशेषाधिकार वर्ग है, विशेष प्रकार से इनका अधिकार है, एक अलग प्रकार का अधिकार है, इनकी वजह से इनको दंड नहीं दिया जाता था। और सर्वसाधारण में कोई चोरी भी कर ले तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। अरे तेरा इतना हुम्मत कि सर्वसाधारण होकर चोरी करता है। सर्वसाधारण वाले को चोरी करने पर फांसी तक की सजा दे दी जाती थी, और पादरी लोग धार्मिक टैक्स भी लगा देते थे। ये हुआ। इसके बाद अगला टर्म देखेंगे, अगला टर्म ये देखने को मिलेगा कि फ्रांस में जो राजा लोग होते थे उनकी टाइटल भी अजब थी, लुई लुई। अब किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरा नाम लुई 5 है तो समझ लो उसके पिता का नाम लुई 4 होगा। ये सभी लोगों के लिए नहीं है, राजा का है। और फ्रांस में बोर्बो वंश का राजवंश चल रहा है। इधर जो बताए देश ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग, रूस में बोर्बो वंश, और फ्रांस में बोर्बो वंश, और रूस में रोमनोव वंश। यही तीनों हाईलाइट था। और फ्रांस में राजा का टाइटल लुई लुई था। लुई 16वां 14वां तक तो स्थिति ठीक थी, और लुई 14वां ऐसा भयंकर राजा था कि उसने बोला कि मेरा शब्द ही कानून है। 2 लोग चोरी करके कहीं भाग रहे थे, और जब उन दोनों को लुई 14वां के सामने ले गया, उसने पूछा कि क्या किया है, तो चोरी किया है, तो इसको माफ़ कर दो, छोड़ दो। और 2 भाई रोड पर लड़ रहे थे, उसको पकड़ करके लुई 14वां के पास ले गया और पूछा गया कि ये क्यों लड़ रहे थे, क्या है। तो ये दोनों भाई है जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे थे, तो इन दोनों को फांसी दे दो। और तुम जैसे लोग बीच में पूछेंगे कि सर वो चोरी किया तो माफ़ और ये लड़ रहे थे तो फांसी, ऐसा कैसा है। तो फिर किसने पूछा, उसको भी फांसी दो। ये लुई 14वां का नाम था मेरा हर शब्द कानून है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाया मतलब गया। यहाँ तक तो स्थिति ठीक थी, 15वां भी ठीक थी। किस्मत खराब कहिए लुई 16वां की। लुई 16वां की शादी ऑस्ट्रिया की रानी मैरी एंतोइनेट से हुई थी, जो हैब्सबर्ग की थी। पत्नी
मेरी एंतवाइनेट, मेरी एंतवाइनेट उपनाम मिसेज खर्चालू। इसको मिसेज खर्चालू इसलिए कहा जाता है कि इसकी 3 माह की बेटी के लिए 1000 दासियां थी और इतना खर्चा करती थी, मतलब पैसा पानी की तरह बहा रही थी कि यहाँ के लोगों में जो टैक्स देने की क्षमताएं थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। एक बार लुई 16वां किया बैठक बुलाया जिसमें विशेषाधिकार वर्ग के साथ साथ सर्वसाधारण वर्ग वाले भी लोग थे। सर्वसाधारण वर्ग वाले लोग ये सोच रहे थे कि इतना खर्चा हो गया है, आज चल के बैठक में लगभग 173 वर्षों के बाद बैठक होने जा रही थी। इसमें सर्वसाधारण वर्ग वाले सोच रहे थे कि आज राजा से कहेंगे कि टैक्स घटाइए, और पादरी कुलीन वाले सोच रहे थे कि आज संस्था मतलब जहाँ बैठक है वहाँ कहेंगे हम लोगों के लिए और टैक्स बढ़ाइए, मतलब हम लोगों के लिए बढ़ाइए, मतलब हम लोगों को आमदनी ज़्यादा हो। और इस पर ये इन लोगों का कहना था कि घटाइए, हम लोग टैक्स ले डूब जा रहे हैं, मतलब कर्ज ले डूब जा रहे हैं। ऐसे करते करते राजा आया और पार्लियामा में गया, पार्लियामा के साथ इसमें गया, राजा पादरी के साथ और कुलीन के साथ बैठक किया और सर्वसाधारण को छोड़ दिया। तो सर्वसाधारण वाले लोगों ने ये कहा कि इसको छोड़ो, हम लोग अब अपना पार्टी बनाते हैं। सर्वसाधारण वर्ग के लोगों ने मिल करके वहाँ पास्कल के जेल पर अटैक किया और सब कैदियों को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद सर्वसाधारण वर्ग एक पार्टी टाइप के बनाए जिसका नाम दिए जैकोबियन दल। जैकोबियन दल फ्रांस की पार्टी है, जैकोबियन दल फ्रांस की पार्टी है। और ये कैसी पार्टी है? गरीबों की पार्टी है। इन लोगों ने क्या किया कि अपना पार्टी छोड़ दिया, उसको छोड़ दो पादरी कुलीन, उन लोगों को अपना नियम बनाने दो, हम लोग अपना नियम बनाएंगे। ये लोग अपने नियम में बनाए और इसका हेड हुआ रॉक्सपियर। रॉक्सपियर तो मत कहो, सबको पियर करके रख दिया। जब रॉक्सपियर हेड बना तो ये क्या किया, जितने भी इसके माने विपक्षी ये पार्लियामा पादरी और कुलीन वाले थे, इन लोगों को मारना चालू किया। मारते मारते इसके दिमाग में आया, अरे वो लुई 16वां कहाँ है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ा और उसको गिलोटिन चढ़ा दिया। गिलोटिन जैसे इंडिया में फांसी देने की सजाएं व्यवस्थाएं हैं, उसी तरह फ्रांस में फांसी देने को गिलोटिन कहते हैं। वहाँ मुड़ी रखा जाएगा और बड़ा सा तलवार आएगा और एक बार काटेगा, मुड़ी अलग शरीर अलग, तो उसको गिलोटिन चढ़ा दिया। इसके बाद चढ़ाने के बाद ये रॉक्सपियर पूछा, अरे वो खर्चालू किधर है, उसको पकड़ो। उसको भी गिलोटिन चढ़ा दिया। करते करते रॉक्सपियर भी इतना आतंक मचाया कि एक व्यक्ति ने रॉक्सपियर की ही हत्या कर दी। रॉक्सपियर की जब हत्या हो गई तो यहाँ का हेड बना नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आते ही 3 नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यानी नेपोलियन आते आते 3 अंडा दिया। स्वतंत्रता यानी सब लोग स्वतंत्र हैं, समानता सब लोग एक समान है, ये नहीं कि कुलीन या पादरी मर्डर किया तो सजा नहीं होगी, उसके लिए भी होगी, वो भी सब एक समान है। या बंधुत्व मतलब सब लोग भाईचारे के संबंध रखो। ये करते करते नेपोलियन के साथ और देश के लोगों ने इसको सपोर्ट किया और आते आते नेपोलियन यहाँ का राजा बन गया। जब राजा बना तो इधर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल वाले बोले नेपोलियन का संदेश दो कि हम लोग भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। नेपोलियन के पास संदेश आया। करते करते नेपोलियन 26 देशों पर अधिकार कर लिया, लगभग यूरोप के सभी देशों पर अधिकार कर लिया। यूरोप के सभी देशों पर अधिकार करने के बाद ये देखा का कि जब फ्रांस के सैनिक स्पेन में गए तो स्पेन में जाने के बाद ये कहे कि स्वतंत्र हम लोग है, समानता हम लोगों में है, बंधुत्व हम लोगों में है, तो हम लोग फ्रांस के हैं और ये स्पेन के हैं, तो इन लोगों को वैसे ही करो। मतलब कि आज़ाद होने के बाद उसको आज़ाद तो कर दिया, लेकिन फिर अपना हुकूमत चलाने लगा। जब हुकूमत चलाने लगे तो इसी का जो अंडा दिया था, इसी अंडा से निकला चूजा नेपोलियन पर लोल मारने लगा और लोल मारने लगा। अगला पार्ट अगले पार्ट में।